नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा करी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। तो इस समय हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 पेंशन स्कीम्स हैं। एक उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने नौकरी 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया था, उनके लिए है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। 1 जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए पहले केवल एनपीएस का ऑप्शन था, अब उनके पास एक और ऑप्शन हो गया है यूपीएस। कुछ लोगों का यह मानना है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए ये नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। कुछ लोग सरकार के ऊपर इस स्कीम की वजह से कितना बर्डन पड़ेगा वो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग इसके राजनीतिक फायदे नुकसान डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस स्कीम से क्या फर्क पड़ेगा इसकी बात बहुत कम हो रही है। और इससे भी जरूरी बात कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर होने वाला खर्चा इतना बड़ा है कि सरकार को बार बार नई नई पेंशन स्कीम्स लाने की जरूरत पड़ रही है। आज अपनी इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि इन तीनों ही पेंशन स्कीम्स में सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और सरकार के ऊपर इन पेंशन्स की वजह से कितना बर्डन पड़ता है। और अंत में मैं आपको इन तीनों ही पेंशन स्कीम्स में कितनी कितनी पेंशन बनेगी और कितना कितना ग्रेजुटी अमाउंट मिलेगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। 1 जनवरी 2004 से पहले जिन भी लोगों ने सरकारी सेवा ज्वाइन करी वो सब ओपीएस के अंतर्गत आते हैं। ओपीएस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन के लिए अपनी सैलरी से कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सारा बर्डन सरकार के ऊपर होता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की जो आखिरी सैलरी होती है उसका 50% उसे पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिलता है जो कि उनके बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या ओपीएस सबके लिए है? तो पहले ही मैंने बता दिया कि ओपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने सरकारी सेवा 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन करी। तो क्या जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा ज्वाइन करी है उन सबको ओपीएस के हिसाब से पेंशन मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि ओपीएस है तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही, और ओपीएस के हिसाब से पूरा पेंशन केवल उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने सरकारी सेवा में कम से कम 20 साल दिए हों, यानी जिन्होंने कम से कम 20 साल की नौकरी करी हो। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ओपीएस में परिवार को कितना पेंशन मिलता है। तो अगर सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान कुछ हो जाता है तो ओपीएस में उसके परिवार को उसकी लास्ट बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है, और अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को उसकी लास्ट बेसिक पे का 30% पेंशन के तौर पर मिलता है। ओपीएस में जो मिनिमम पेंशन है वो है 9,000 रुपए। जब तक ओपीएस सिस्टम था सारे कर्मचारी बड़े संतुष्ट थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस सिस्टम से असंतुष्ट होने लग गई क्योंकि सरकार के राजकोष के ऊपर इसका बर्डन बढ़ने लग गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से 1990-91 में केंद्र सरकार पेंशन के ऊपर 3272 करोड़ रुपए खर्च करती थी और सारी राज्य सरकारें मिलकर 3131 करोड़ रुपए खर्च करती थी। अगले 3 दशकों में सरकारों का पेंशन के ऊपर खर्चा कई गुना बढ़ गया। 2020-21 में जहां केंद्र सरकार ने पेंशन के ऊपर 1,90,886 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं सभी राज्य सरकारों ने मिलकर पेंशन के ऊपर 3,86,001 करोड़ रुपए खर्च किए। अब जब केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के ऊपर पेंशन का भार इतना बढ़ गया तो सरकार ने सोचा कि एक नई पेंशन स्कीम लाई जाए ताकि सरकारों के ऊपर से पेंशन का बोझ थोड़ा कम हो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 जनवरी 2004 को एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई जिसको कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस में जो 2 सबसे बड़े बदलाव हुए वो ये हुए कि एक तो जो फिक्स पेंशन था वो खत्म हो गया, दूसरा जो कर्मचारी अपने पेंशन के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे अब उनका कंट्रीब्यूशन भी मैंडेटरी हो गया। इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इतना ही अमाउंट कर्मचारी के पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर अलग अलग फंड मैनेजर्स इस पूरे अमाउंट को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और जिस समय वो कर्मचारी रिटायर होता है उस समय उस स्कीम पर कितना रिटर्न है, वो कितने फायदे में है या कितने घाटे में है, उसी के हिसाब से उसको पेंशन मिलती है। कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय इस पेंशन स्कीम में उसके इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू है
उसका 60% तो उसे एक मुश्त मिल जाएगा और 40% उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। इसको इस तरीके से समझिए कि कर्मचारी ने अपनी बेसिक सैलरी का 10-10% हर महीने कटवाया, सरकार ने भी 10% का कंट्रीब्यूशन दिया। इस तरीके से मान लीजिए कि कर्मचारी और सरकार ने उसकी पेंशन के लिए 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और जब वो रिटायर हुआ उस समय ये 100 रुपए बढ़कर 150 रुपए हो गए। तो 150 का 60% यानी 90 रुपए तो उसे एक मुश्त मिल जाएंगे और बाकी के जो बचे 60 रुपए हैं वो उसे हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो एनपीएस एक दो धारी तलवार है, इसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें एक फिक्स अमाउंट नहीं है पेंशन के लिए। इसी वजह से जब से ये पेंशन स्कीम लॉन्च हुई तभी से सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना का विरोध करने लग गए और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग करने लग गए। सरकारी कर्मचारियों की ये मांग काफी लंबे समय से चल रही है। सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक रूप से कुछ फायदा लेने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया और दोबारा से ओपीएस का सिस्टम लेते आए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों में फिर से ओपीएस सिस्टम लागू हो गया है। हालांकि ये एकदम से पुराने वाले ओपीएस की तरह नहीं है, इसमें कुछ कुछ चेंजेज हैं। सरकारी कर्मचारियों में एनपीएस के लिए बढ़ते इस असंतोष को ही ध्यान में रखते हुए 2023 में श्री टीवी सोमनाथन, जो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे और इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का काम था सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार के लिए अपनी रिकमेंडेशन देना। सोमनाथन कमेटी ने अलग अलग संगठनों के साथ 100 से ज्यादा मीटिंग्स करी और अब इसी सोमनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पर अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है जो लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। पेंशन की इस नई योजना यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की ही कुछ कुछ बातों को इंक्लूड किया गया है। जैसे ओपीएस की तरह ही यूपीएस में भी पेंशन का अमाउंट एश्योर्ड है और एनपीएस की तरह यूपीएस में भी एम्प्लॉय को अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यूपीएस में जिस दिन सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा उसके पिछले 12 महीनों में उसे बेसिक सैलरी जितनी भी मिली है उसके एवरेज का 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगा और अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% उसे इस पेंशन स्कीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन इस पेंशन स्कीम में बढ़ा दिया है। एनपीएस की जब शुरुआत हुई थी तो सरकार भी एम्प्लॉय की सैलरी का 10% ही कंट्रीब्यूट करती थी, जो समय के साथ बढ़कर 14% हो गया था। यानी सरकार इस समय एनपीएस में 14% का कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन यूपीएस में सरकार एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 18.5% उसके पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगी। तो क्या यूपीएस में सभी कर्मचारियों को अपनी सर्विस के लास्ट ईयर की बेसिक सैलरी के एवरेज का 50% ही पेंशन के रूप में मिलेगा? नहीं, बेसिक सैलरी का 50% पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी करी हो। 25 साल से कम की नौकरी पर यह पेंशन उसी रेशियो में कम होता जाएगा और मिनिमम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपए का पेंशन जरूर मिलेगा। रिटायरमेंट के समय इस पेंशन के अलावा और जो ग्रेच्युटी अमाउंट है उसके अलावा भी कुछ एक मुश्त अमाउंट भी कर्मचारियों को मिलेगा इस नई पेंशन स्कीम में। अगर कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पेंशन का 60% मिलता रहेगा। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल कि यूपीएस के अंतर्गत कौन कौन से सरकारी कर्मचारी आएंगे। तो 1 जनवरी 2004 के बाद से जिन लोगों ने सरकारी सेवा ज्वाइन करी है और जो अभी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस को चूज करें या फिर यूपीएस को। और 1 जनवरी 2004 के बाद से जो लोग सरकारी सेवा में आए थे और जो एनपीएस के अंतर्गत ही रिटायर हो गए हैं उनको भी यूपीएस चूज करने का अवसर दिया जाएगा। और अगर उनको जो पेंशन मिल रही है उसमें और यूपीएस के अंतर्गत जो पेंशन मिलेगी उसमें कुछ डिफरेंस आता है तो वो भी उनको एरियर के तौर पर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पहले साल में उसका लगभग 800 करोड़ रुपए एरियर पर खर्च होंगे और उसके बाद हर साल लगभग 6,250 करोड़ रुपए इस पेंशन स्कीम पर उसका खर्च होगा। जैसे ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ ही पेंशन भी बढ़ती थी, उसी तरीके से यूपीएस में भी महंगाई दर के बढ़ने के साथ साथ पेंशन भी बढ़ती रहेगी। अब इन तीनों ही स्कीम्स से मिलने वाली पेंशन को जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा।
मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 25 सालों तक नौकरी करी और उनकी अभी बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए। ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी उनकी बेसिक सैलरी का 50%, यानी 25,000 रुपए। और रिटायरमेंट के बाद अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को उनकी बेसिक सैलरी का 30%, यानी 15,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। और अब बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में ये एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 10%, यानी 5,000 रुपए, और सरकार इनकी बेसिक सैलरी का 14%, यानी 7,000 रुपए पर मंथ इनकी पेंशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12,000 रुपए प्रति माह। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट पर हम रिटर्न मान लेते हैं 8% का और रिटायरमेंट के बाद एन्युटी पर 6% का रिटर्न मान लेते हैं, तो इनको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 22,977 रुपए। और अब अगर यूपीएस की बात करें तो 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर यूपीएस में पेंशन होगा बेसिक सैलरी का 50%, यानी 25,000 रुपए। और अगर रिटायरमेंट के बाद इंप्लॉय को कुछ हो जाता है तो इनके परिवार को इनकी पेंशन का 60%, यानी 15,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो इस कैलकुलेशन से एक चीज तो समझ में आती है, एनपीएस में जो पेंशन मिलेगी वो फिक्स नहीं है। उसमें अगर रिटर्न ज्यादा है तो आपकी पेंशन ज्यादा भी हो सकती है और रिटर्न कम है तो आपको मिलने वाली पेंशन कम भी हो सकती है। लेकिन ओपीएस और यूपीएस में जो पेंशन मिल रही है वो लगभग बराबर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यूपीएस में ग्रेच्युटी अमाउंट पर नुकसान होगा। 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी और 25 सालों की सेवा के बाद ओपीएस में जो ग्रेच्युटी बनती है वो बनती है 12,37,500 रुपए, और यूपीएस में जो ग्रेच्युटी बनती है वो बनती है 9,37,500 रुपए। ये कैलकुलेशन करी है आयकर कर्मचारी महासंघ के महासचिव महेंद्र सिंह ठाकुर ने। तो ये थी ये तीनों पेंशन स्कीम्स। अब ये जो नई पेंशन स्कीम है इसमें एक अच्छाई ये है कि इसमें एश्योर्ड पेंशन अमाउंट है। हालांकि इंप्लॉय को अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि सरकार का इसमें कुछ भी जाएगा, क्योंकि इंप्लॉय जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सरकार उस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपने कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कमा ही लेगी। फिर भी ये स्कीम एनपीएस से काफी बेहतर है। बाकी आप लोगों को इन तीनों स्कीम्स में से कौन सी योजना बेहतर लग रही है, कर्मचारियों के लिए भी और सरकार के राजकोष के लिए भी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।